Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज हमारी BS क्लास की जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, या हम इस क्लास में ये पढ़ेंगे कि जो लैब में बेसिकली हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। देखें, बेसिकली बात यह है कि हमारे पास दो किस्म के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या कह लीजिए मेजरिंग अपरेटस होता है। एक वो जो वॉल्यूम नाप रहा होता है और दूसरा जो मैसेज। ये बेसिक इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो चूंकि हमारी क्लास भी अपरेटस पर फर्स्ट टाइम जा रही है तो हम इसको भी बेसिक लेवल पर समझेंगे और साथ साथ बेटा आप कोशिश करेंगे इसको राइट कर लें, कुछ याद कर लें, जो बातें मैं कहता हूँ उसको गौर से सुने और समझ के साथ करें। तो बहरहाल हम चलते हैं अपने अपरेटस की तरफ। तो इसको समझने से पहले आपके पास कुछ प्री नॉलेज होना चाहिए, उस नॉलेज को भी समझेंगे और उन ऑपरेटर्स समेत चंद एक चीज़ें जो ज़्यादा अहम है उनको भी समझते जाएंगे। तो हमारी जो ये फर्स्ट स्लाइड है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक प्री नॉलेज होना चाहिए, तो ये आपके पास वो रूल्स हैं जिनको अगर आप अप्लाई करें तो आपके लिए जो लैब में वर्क करना होगा वो आसान रहेगा। एक अहम बात है आपके पास। बहरहाल यहाँ पे लिखा है रूल्स फॉर हैंडलिंग रीएजेंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो रीएजेंट इस्तेमाल कर रहे हो, कोई सोल्यूशन इस्तेमाल, केमिकल समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन इन केमिकल्स को जो भी, चाहे वो रीएजेंट की शक्ल में हो या आपने कुछ प्रीपेयर किए हो, वो सब के सब जो है वो कीमती भी हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो फिर इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके लिए चंद एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बहरहाल आपके सामने भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सिलेक्ट द बेस्ट ग्रेड, यानी जो चीज़ आप इस्तेमाल करें वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। यानी सोचें कि वो जितनी प्योर हालत में होगी, जितना अच्छा वो उसका ग्रेड होगा, या आप कह लीजिए जितना बेहतर उसकी स्टैंडर्डाइजेशन होगी उतना बेहतर होगा। तो लिखता है सिलेक्ट द बेस्ट ग्रेड फॉर द केमिकल अवेलेबल फॉर द एनालिटिकल वर्क। नंबर 2, रिप्लेस द टॉप, यानी आपने अगर ढक्कन ऑफ एवरी कंटेनर इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ रिजेंट, यानी अगर आपने कोई रिजेंट इस्तेमाल किया है तो ये मेक श्योर करें कि जब आप उसको रख रहे हो बंद कर तो वो बेहतरीन तरीके से आपने ढक्कन बंद कर दिया हो। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे रिएजेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक हो सकते हैं, अगर आप उनको क्या कहते हैं सही तरह से बंद नहीं करेंगे तो वो उड़ना शुरू कर देंगे, और इवन के वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। यानी अगर आपने ढक्कन बंद कर दिया है तो क्या होगा, अब तो वो बच जाएंगे। अगर ढक्कन थोड़ा सा खुला रह गया और वो उड़ गए तो कोई ऐसे भी हैं जो 2,500 हजार रुपये लीटर हैं, 25,000 रुपये लीटर है, यानी बहुत ज़्यादा महंगे स्पेशली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। तो होता ही है कि वो सारे हमारे पास ज़ाया हो जाते हैं। तो बहरहाल ज़ाया होना भी एक अलग बात है, लेकिन जब वो इवेपोरेट होते हैं तो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स भी कॉज कर सकते हैं। तो अपनी रेस्पिरेशन को, अपने सांस लेने के अमल को बेहतर करने के लिए, लैब में खड़े रहने के लिए, काफ़ी देर तक काम करने के लिए ज़रूरी है कि हमें जो टॉप्स एंड ढक्कन है वो बड़े एहतियात से बंद करने चाहिए। चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट हमें क्या कहता है, कहता है होल्ड द स्टॉपर ऑफ द रिएजेंट बॉटल बिटवीन योर फिंगर्स। स्टॉपर ऑफ द रिएजेंट, समटाइम हमें रिएजेंट या कह लीजिए केमिकल्स रन करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें ब्यूरेट से रन करना है किसी भी फ्लास्क में, तो आजकल तो आपने देखा होगा कि ब्यूरेट के एंड पर एक स्टॉपर होता है, उसको आप घुमाते हैं वो खुद ही रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसी तरह से कुछ ऐसे स्टॉपर्स भी होते हैं जो आपको अपनी फिंगर्स के दरमियान में पकड़ के रखने होते हैं ताकि आप उसको स्लोली या ग्रेजुअली या कंट्रोल करते हुए उसको रन कर सकें। तो बहरहाल ये भी आपके पास एक छोटा सा पॉइंट है। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट है, ये नेक्स्ट पॉइंट कहता है नेवर रिटर्न एनी एक्सेस रिएजेंट टू द बॉटल। आपने रिएजेंट की बोतल से क्या कर लिया है, निकाल तो लिया है केमिकल, लेकिन अब क्या मामला है, वो इस्तेमाल नहीं हुआ। अब आप कहेंगे इस्तेमाल नहीं हुआ, वापस डाल देते हैं। नहीं भाई, वापस नहीं डालना। जैसे मिसाल के तौर पर कभी कभी हम ऐसा खाना कुछ ज़्यादा निकाल लेते हैं। अगर ऐसा हो जाए कोई आप किसी दावत में गए हो और वहाँ जाकर आपने खाना निकाल लिया हो और जब थोड़ा बच जाए तो आप वापस क्या कहते हैं ट्रे के अंदर डाल दे जहाँ से लोग और निकाल रहे हो, तो कितना अजीब सा लगेगा। तो बहरहाल वो तो खाने की बात है, लेकिन ये रीएजेंट की बात है। रीजेंट में ऐसा करने से असल में ऐसा होता है कि जब हम बॉटल में रीजेंट पड़ा होता है ना, तो वो प्रोटेक्ट होता है, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो रही होती, रिडक्शन नहीं हो रही होती, मतलब वो
इंटैक्ट होता है एनवायरनमेंट से। लेकिन जब आप उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, चाहे वो इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि वो हाइग्रोस्कोपिक हो, वो हवा से नमी जज्ब कर लेता हो, वो हवा से रिएक्ट करता हो, वो कुछ हद तक ऑक्सीडाइज हो चुका हो, या कुछ केमिकल उसके अंदर शामिल हो चुके हो। तो अगर आपने वापस उसको बोतल में डाल दिया तो फिर क्या होगा, फिर वो सारी जो बोतल का सही और ग्रेडेड किस्म का केमिकल था, अब वो भी खराब होने लगेगा। तो इसलिए आपको उसे वापस नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दैट इज नंबर 5, नेवर इंसर्ट स्पैचुलास। स्पैचुला चम्मच को कह लीजिए या उन क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को कह लें जिससे हम केमिकल्स को जो स्पेशली सॉलिड फॉर्म में होते हैं बाहर निकालते हैं। स्पून्स आगे लिखा है, नाइव्स हैं, तो ये सब चीजें चाहे आपके पास स्पैचुला हो, आपके पास हो, ये जो है ये बड़ी अहम, यानी गलत इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। इनटू अ बॉटल दैट कंटेन अ सॉलिड केमिकल्स। नेवर इंसर्ट स्पैचुला, स्पून और नाइफ इनटू बॉटल दैट कंटेन सॉलिड केमिकल्स। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लैब में काम कर रहे होते हैं तो एक ही स्पून से हमने केमिकल निकाला और उसको रख दिया, फिर कुछ देर बाद हमें कुछ और केमिकल निकालना पड़ गया, तो फिर क्या होगा, केमिकल को निकालते हुए आप पुराना स्पैचुला इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तो पुराना केमिकल और नया केमिकल मिक्स हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि स्पैचुला या तो अलग अलग रखें, जहन में रखें। अगर आपके पास लिमिटेशन है स्पैचुलास की या स्पून्स की, तो फिर उसको धोकर अच्छी तरह खुश्क कर इस्तेमाल करें। तो ये स्पैचुला के बारे में बात है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपनी अगली बात की तरफ, और वो है कीप द रीजेंट। अच्छा इसी थोड़ी सी नंबर 5 में एक बात और भी है, वो ये है कि समटाइम क्या करते हैं कि ना बॉटल में ही स्पैचुला रख देते हैं। ये बार बार इस्तेमाल करना है बॉटल का केमिकल, तो क्यों ना स्पैचुला अंदर ही रख देते हैं। तो ये बात भी सही नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 6 पॉइंट पर। तो 6 पॉइंट है, वो कहते हैं कीप द रिएजेंट शेल्फ एंड द लेबोरेटरी बैलेंस क्लीन एंड नीट। ये वही, वहां पर हमें वो इंस्ट्रूमेंट जिनके जरिए से हम केमिकल्स निकाल रहे थे वो साफ सुथरे रखने थे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जहां जहां केमिकल भी आपने रखना है, जहां जहां आपने बॉटल्स रखनी है या रखकर अभी उठाई हैं और वहां पर कुछ केमिकल गिरा हुआ है, या आपने कोई चीज उंडेली है, ठीक है, पानी ही बेशक क्यों नहीं है, तो बात यह है कि अगर वो गिरा हुआ है जगह जगह पर तो उसको साफ कर दें, ताकि आपकी जो स्पेस है बेटा वो बेहतरीन तरीके से आपके काम आए और ये ना हो कि वो नुकसानदेह भी हो जाए। जैसे सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप देखेंगे जब आप लैब में खड़े होंगे तो आपकी जो टेबल होगी उस पर कुछ केमिकल लग जाते हैं और आप साफ नहीं करते हैं, तो वहीं पे लगे रहते हैं। तो नेक्स्ट बैच आता है या आपके ही किसी ग्रुप के कोई और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो उस टेबल के साथ लगकर खड़े होते हैं तो कपड़ों पर केमिकल लग जाता है, और ये केमिकल अगर एसिड हो तो कपड़े फट भी सकते हैं, जल सकते हैं, हाथों को इवन के नुकसान हो सकता है। इसलिए अवॉइड भी करें कि टेबल्स को पकड़ना, ज़्यादातर टेबल को पकड़ना नहीं चाहिए, वरना ऐसा होता है कि वहां पर भी हम बेएहतियाती में कुछ केमिकल गिरा बैठते हैं या फिर गिरे हुए केमिकल पर हाथ रख बैठते हैं, तो ये नुकसानदेह बातें होती हैं। अब चलते हैं अगली बात की तरफ, नंबर 7 पॉइंट। नंबर 7 पॉइंट ये कहता है ऑब्जर्व रेगुलेशन कंसर्निंग द डिस्पोजल ऑफ सल्फर रिएजेंट्स एंड सोल्यूशन। लिखा है सरप्लस रिएजेंट्स एंड सोल्यूशन। ऑब्जर्व रेगुलेशंस कंसर्निंग द डिस्पोजल ऑफ। देखें इसमें ऐसा है कि मतलब काफ़ी ये बातें बहुत शॉर्ट में लिखी हैं लेकिन इसके मकासद काफ़ी बड़े हैं। तो कहता है कि सरप्लस कहते हैं इजाफी को, और ऐसी चीज़ें जो इजाफी आपके पास हैं, इजाफी बन गई हैं, या आप कुछ बनाना जा रहे हैं और आपकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है और आपने कैलकुलेशन के एतबार से जब अपना सोल्यूशन तैयार किया तो वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हो गया, तो आपको इन चीज़ों का ये एहतियात करनी चाहिए। उतना केमिकल का इस्तेमाल करें जितना केमिकल आपके लिए ज़रूरी है। तो जितने केमिकल्स आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो केमिकल कीमती भी है, जैसे मैंने कहा, और अगर चीज़ों को इजाफी बना लेंगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ज़ाया करना पड़ेगा, और जब ज़ाया करेंगे तो वो भी नुकसानदेह है कि वो कहीं पे जब आप डालेंगे तो नुकसान हो सकता है। बहरहाल चंद एक बातें मैंने आपसे कही कि आप सोल्यूशन बनाते हुए या कोई चीज़ निकालते हुए, कैलकुलेशन करते हुए, कोई चीज़ को ज़ाया करते हुए, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस, कुछ चीज़ ज़ाया कर रहे हैं, ज़ाया करते हुए हर चीज़ को रेगुलेट करेंगे। जैसे आजकल आप कभी डिस्पेंसरी जाते होंगे या किसी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर ना अलग अलग किस्म के क्या रखे हुए हैं, एक बकेट्स रखे हुए हैं कि भाई इस बकेट में आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स डालने हैं, इसके अंदर आपने जो है ना वो सादा चीज़ें जिस तरह के डस्ट हो गई या कागज़ वगैरह
को डिस्पोज करना है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपने जस्ट स्पेशल किस्म की केमिकल्स डिस्पोज करने हैं, तो 3 बकेट्स आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह से केमिकल लैब में भी होता है कि वहाँ पर चूंकि जो डिस्पोजल्स होते हैं, या कह लीजिए जो बचे कुचे या इजाफी या ख़राब चीज़ें होती हैं, उनको ज़ाया करते हैं, वो अलग अलग तरह की होती हैं। तो सबको एक ही जगह पे मत डालें, बल्कि अलग अलग जगहों पे रखें, ताकि उसको क्या कहते हैं उसी तरह से ट्रीट किया जा सके। अगर किसी चीज़ को हमने डंप करना है, ज़मीन के अंदर ही दफन करना है, तो वो केमिकल्स वहाँ पर जाएंगे। किसी चीज़ को हम सादा तरीके से रिसाइकिल कर सकते हैं, तो वो अशिया वहाँ पर जानी चाहिए, ताकि रिसाइकलिंग के बाद दोबारा से हासिल की जा सके। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये बड़ा मुश्किल भी है और काम थोड़ा सा एहतियात वाला भी है। तो ये थे हमारे पास बेसिक रूल्स ऑफ हैंडलिंग रिएजेंट्स एंड सॉल्यूशंस के बारे में चंद एक बातें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है क्लीनिंग एंड मार्किंग लैबोरेटरी वेयर। लैबोरेटरी वेयर का मतलब होता है लैब में जो चीज़ें पड़ी हैं। वेयर्स को बेशक आप बनावटी चीज़ें कह लें, जैसे आप पढ़ते हो ग्लास वेयर, यानी गिलास की बनी हुई चीज़ें, हार्डवेयर, सॉलिड चीज़ें, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो लैब के या लैबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर कॉल्ड लैबोरेटरी वेयर्स। तो बहरहाल लिखा है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लें अपनी स्क्रीन पर, इसमें लिखा है कि एवरी डे, या यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास एक पॉइंट कि एवरी बीकर, फ्लास्क और द क्रूसिबल दैट विल कंटेन द सैंपल मस्ट बी ट्रूली क्लीन बिफोर बीइंग यूज्ड। तो ये वाली बात हमने पहले ही पढ़ी है कि भाई जो चीज़ इस्तेमाल करें वो क्या करें, क्लीन करके इस्तेमाल करें। तो ये एक अहम बात क्योंकि बार बार आ रही है, इसका मतलब है कि आप पर ये फ़र्ज हो गया है, आपको ये एम्फसाइज किया जा रहा है कि ये आपने ज़रूर 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 करना है। तो आगे लिखता है द अपरेटस शुड बी वॉश्ड विद अ हॉट डिटर्जेंट सोल्यूशन। अब वो कैसे साफ करना है, ये नहीं कि आपने पानी डाला और उसके बाद खंगाल कर उसको वापस डाल दिया, मतलब इसे कहते हैं रिंसिंग। रिंसिंग भी काम आती है, बट ये हर जगह काम नहीं आती है, बताती जाएगी, लेकिन रिंस कर लेना भी ज़रूरी होता है। तो बहरहाल रिंसिंग के बाद, या आप कह लीजिए हर जगह रिंसिंग काम तो नहीं आ रही, फिर कैसे करना है साफ उसको। तो लिखता है द अपरेटस शुड बी वॉश्ड विद अ हॉट डिटर्जेंट। तो ये आपने अपने दिमाग में बात रखनी है। सोल्यूशन एंड देन रिंस्ड, और फिर उसके बाद आपने इसे खंगालना है। अच्छा देखें, सम टाइम मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। आपने लैब कंप्लीट कर ली है, आपका जो ऑपरेटस है वो साफ सुथरा नहीं है, जाहिर सी बात है, आपने अभी काम करके, अभी खाना खा के चुके हैं, बर्तन गंदे हैं, क्या आप उसको वैसे ही रख देंगे? नहीं ना। तो इसको धोते हैं। आप धोते कैसे हैं? उसे धोएं अच्छी तरीके से, डिटर्जेंट लगाएं उसको, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। वैसे तो डिटर्जेंट बड़ा आसान है, हर चीज़ धुल जाती है उससे, ठीक है ना। तो सम टाइम हमें ऐसा होता है क्रोमिक एसिड से धोना पड़ता है, यानी कुछ एसिड्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है अगर हमने ऐसे रिएक्शंस किए हैं या रिएजेंट्स यूज़ किए हैं जो काफ़ी हद तक चिपक जाते हैं, या कह लीजिए शीशे के या ग्लास की दीवारों के साथ लगे रह जाते हैं, या कलर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह उनके लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बहरहाल डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया आपने, साफ करके अच्छी तरह बर्तन को उल्टा करके रख दिया ताकि वो खुश्क हो जाएं। लैब में भी ऐसा करते हैं। फिर नेक्स्ट डे आते हैं तो आपको बिल्कुल साफ सुथरे खुश्क मिलते हैं। अब आप उसको एक दफ़ा रिंस कर सकते हैं अगर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि आपने सपोज कीजिए कि एक बॉटल है, उसके अंदर डालना है क्या, अल्कोहल डालना है। तो आप थोड़ी सी मिकदार अल्कोहल की लें और अल्कोहल से ही रिंस करें, मतलब जो चीज़ आपने डालनी है रिंसिंग भी उसी से ही करें। इस तरह होगा ये कि जो मिलावट है वो नहीं हो पाएगी। सपोज कीजिए आप आए, आपने पानी से रिंस किया और फिर उसके अंदर एसिड डाल दिया, रिएक्शन हो जाएगा और नुकसान भी होगा थोड़ा बहुत अगर पानी ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर ये जहन नशीन कर लें कि जिस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको देख कर करें कि भाई ये चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे पहले हमें कोई मतलब प्री वर्क चाहिए, कोई ऐसी सोच आपके दिमाग में होनी चाहिए कि भाई इसका इस्तेमाल हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल बेहतरीन है या नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें जब आप आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे और एंड तक पहुंचेंगे तो तब जाके आपको अंदाजा होगा कि जो आपकी परसेंटेज यील्ड है या आपकी यील्ड है जितनी आपने कैलकुलेट की थी, क्या उसके करीब आ भी रही है या नहीं आ रही। बहरहाल ये अलग टॉपिक होगा, लेकिन मैं अब हर बात को थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में वो आ जाए। तो बहरहाल आपने ये देखा कि हॉट डिटर्जेंट सॉल्यूशंस आपके पास हैं। फिर लिखता है एंड देन रिंस्ड इनिशियली विद टैप वाटर एंड फाइनली विद द, यानी पहले आपने क्या करना है, टैप वाटर के बारे में बस सोचना है, आम टूटी के पानी से धोते हैं, एंड फाइनली विद सेवरल स्मॉल पोर्शंस ऑफ द डीआयोनाइज्ड वाटर।
तो चीज़ें हैं आपने गिरानी है, खंगालनी है, या आपको ऐसा लगता है कि वो क्या कहते हैं ज़्यादा मौजूद हैं एज अ इम्प्योरिटी, तो आप टैप वाटर से धो धा के साफ कर दें। लेकिन टैप वाटर भी इम्प्योर होता है, तो आपने अब क्या करना है, डी आयोनाइज वाटर कहते हैं, समझ लीजिए एक ऐसा पानी जो आयोनाइज ना हो। चलो आसान लफ्ज़ों में, आयोनाइज पानी का वैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही कम है, पानी आयनाइज नहीं होता, लेकिन अगर पानी में इम्प्योरिटीज होंगी तो वो आयनाइज हो जाएगा। इसका मतलब है आपने डी आयनाइज वाटर मतलब प्योर वाटर के साथ जो बिल्कुल आपने क्या किया हुआ हो, लैब में कंडेंस किया हुआ हो, मतलब पहले इवेपोरेट करें फिर कंडेंस करें। तो इस तरह से कंडेंसर्स होते हैं लैब में, जहां आप पानी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्योर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल नेक्स्ट बात यह है कि जब आपने ऐसा कर लिया तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज बेंजीन और एसीटोन मे बी यूज टू रिमूव ग्रीस फिल्म। जैसे मैंने आपसे कहा कि सिर्फ सादा चीज़ें नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कलर प्रोड्यूस करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उतरना बहुत मुश्किल होती हैं किसी भी ग्लास वेयर से या हार्डवेयर से। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए नई तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। जैसे अगर फिल्म आ गई, बारीक तह आ गई है ग्रीस की, कोई ऐसा केमिकल बना है जो काफ़ी ऑयली है, तो अब वो आम पानी से तो नहीं उतरेगा, दैट सी बात है। फिर आप क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि वो चीज़ या ग्रीस भी ऑर्गेनिक है, अब आपने सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक डाला है, तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करने से जब आप उसे रिंस करेंगे, खंगालेंगे, तो वो बड़ी आसानी के साथ आपको मतलब अलग होता नजर आएगा। तो ये भी एक तरीकाकार है। मतलब आपने देखें, आपने हॉट वाटर का इस्तेमाल किया, डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया, ठीक है, डिफरेंट, जैसे मैंने एक इजाफी बात की, क्रोमिक एसिड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करने पड़े तो वो भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं बेटा। अब चलते हैं अगली बात की तरफ, दैट इज अ केमिकल एनालिसिस। यानी केमिकल एनालिसिस इज ऑर्डिनरीली परफॉर्म्ड इन डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट। आपने जब लैब में काम किया होगा तो टीचर आपको कहते हैं कि भाई 2 रीडिंग निकालो, 3 रीडिंग निकालो। तो इसका मतलब ये है कि आप एक एक्सपेरिमेंट को वन टाइम परफॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि उसको कई दफ़ा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, डबली ट्रिपली। ये इसलिए करते हैं ताकि हम बार बार अपने जो रिजल्ट है वो रिप्रोड्यूस करें। यानी जैसे कि हमने अपने पहले टॉपिक में पढ़ा था प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में, कि हमें चाहिए कि जितना ज़्यादा हम प्रिसाइज हों, एक्यूरेट हों, तो उतना बेहतर है। यानी सम टाइम ऐसा होता है कि जैसे आपको कहा था प्रिसीजन ही मिलती है, तो प्रिसीजन भी मिल रही है तो ओके है, लेकिन ये ना हो कि एक्यूरेसी भी ना हो और प्रिसीजन भी ना हो, फिर तो आपके रिजल्ट्स बिल्कुल बेकार आने वाले हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी कि आपके रिजल्ट्स अगर एक्यूरेट हैं और प्रिसाइज हैं तो बेस्ट है। तो ये तभी होगा जब आप हर एक चीज़ के बारे में सोचेंगे और काम करने से पहले अपने जहन में बनाएंगे कि भाई ये काम मुझे ऐसे करना चाहिए, ये मेरे रिजल्ट या फाइनल रिजल्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं डालती। तो इसलिए ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। फिर आगे लिखता है कि ईच वेसल दैट होल्ड्स द सैंपल मस्ट बी मार्क्ड। अब होता यह है कि क्या करते हैं, आपने 3 सोल्यूशन बनाने हैं, सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, सोल्यूशन सी। फॉर एग्जांपल एक एसिड का सोल्यूशन है, या एक क्या कहते हैं सॉल्ट का सोल्यूशन है, एक सिंपल वाटर है, या आपने एक ही बीकर में रख दिया, या आपने एक ही क्या कहते हैं बॉटल में रख दिए, या टेस्ट ट्यूब में रख दिए। अब क्या होता है, आप उस वक्त तो याद कर लेते हैं भाई पहले में ये डाला है, दूसरे में ये, और तीसरे में ये डाला है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट आगे परफॉर्म करते हैं तो जहन से निकल जाता है, फिर पता नहीं लगता किसमें क्या डाला था और गलती हो सकती है। तो इसलिए ये कोशिश करें कि जब भी सोल्यूशन बनाएं, जब भी अपने सामने कोई बीकर या टेस्ट ट्यूब रखें, तो आप उसको लेबल्ड कर लें, भाई इसमें मैंने ये रखा है, एक चिट लगा दें, एक कागज जो है वो चिपका दें, ठीक है, टेप की मदद से, वरना क्या कहते हैं टेप्स मिलती हैं बकाया तौर पर जो कि लेबलिंग के काम आती हैं। तो बहरहाल जो चीज़ अवेलेबल हो उसके हिसाब से आप ऐसा कर सकते हैं। फिर आगे लिखता है एंड स्मॉल क्रूसिबल्स, मेरा ख्याल थोड़ा रह गया, यहाँ पढ़ते हैं। हाँ जी, मस्ट बी मार्क्ड सो दैट, आपको नजर आ रहा है कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सो दैट इट्स पॉजिटिवली आइडेंटिफाइड। यानी जब भी आप उसको उठाएं फौरन आपको ये याद ना करना पड़े तीसरे में रखा था या दूसरे में, बस उस पर लिखा होगा तो हम उसको ले लेंगे। फिर आगे लिखता है फ्लास्क, बीकर एंड सम क्रूसिबल्स हैव स्मॉल एच्ड एरियाज, सी परमानेंट मार्क कैन बी मेड विद अ पेंसिल। यानी समटाइम हमारे पास, हमेशा नहीं होता लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास जो बीकर्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा जगह होती है, अगर वहाँ पे आप मार्कर से इसको टिक कर दें या आप उस पर लाइन लगा दें तो आप लाइन लगा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो ये थोड़ी सी उसने बात कही है, पेंसिल से लिख सकते हैं वगैरह। तो ये थे आपके पास
मतलब किसी चीज को नापने तोलने से पहले जो आप बीकर इस्तेमाल करने लगे हैं या जो आप फ्लास्क इस्तेमाल करने लगे हैं, जो आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर इस्तेमाल करने लगे हैं, उन चीजों के बारे में नॉलेज कि भाई उसको आपने कैसे, ये ना हो कि आप नाप तोल तो ठीक लें जो हम आगे करने वाले हैं, लेकिन जिस चीज में आपने उनको इकट्ठा किया है या हासिल किया है वही काम की ना हो, तो फिर क्या होगा? जाहिर सी बात है वो आगे जाके हमारे रिजल्ट पर इम्पैक्ट करेगा। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ जी, तो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो आपको जैसे नजर आ रही है, दिस इज द टाइप्स ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। तो ये जो आपके पास है ये एक अहम बात है, यहाँ से हमारा टॉपिक एक्चुअली जो है बेसिक वो स्टार्ट होता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनालिटिकल बैलेंसेस। यानी बैलेंस के अंदर तो आप समझते हैं तराजू, तोलना। एनालिटिकल बैलेंस थोड़े आम बैलेंस से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि अगर आप बाहर से अगर आप आटा खरीदते हैं, दही खरीदते हैं, गोश्त खरीदते हैं, तो वहाँ पर जो हासिल होने वाले आपको वेट्स होते हैं वो बहुत प्रिसाइज नहीं होते। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पर चीनी 1 किलोग्राम खरीदी है, 1 किलो, तो उसका मतलब नहीं है वो एग्जैक्टली 1000 ग्राम होगी। ठीक है, हो सकता है वो 1001 ग्राम हो, 1002 ग्राम हो, या वो 999 ग्राम हो। तो बात यह है कि वो इतनी प्रिसाइज नहीं होती। लेकिन अगर चीनी के 4-5 दाने इजाफी आ जाएं या चले भी जाएं, ना भी आए आपके पास, तो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। मतलब ये ना करें कि आप कहीं थोड़े कम मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आपको अपनी चीज़ जितने पैसे आपने दिए पूरी लेनी चाहिए, लेकिन उसके पकाने, खाने, इस्तेमाल करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर आपके पास थोड़ी चीनी 1 चम्मच ज़्यादा आ गई है, कम आ गई है, तो आपकी जो आपका जो घर में बनने वाला शरबत है वो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा या बहुत कम। लेकिन ये 4 या 5 दाने एनालिटिकल केमिस्ट्री में या एनालिसिस करते हुए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका भी ग्राम्स में या मिलीग्राम्स में वेट होता है और ये हमारे कैलकुलेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं। इसलिए जो हमें बैलेंसेस का इस्तेमाल करना है वो बैलेंस ऐसे हैं जो काफ़ी प्रिसाइज हैं, जिनके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, यानी जिनमें एरर्स नहीं है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत सी अहम बातें हैं जो आपको दिमाग में रखते हुए समझनी होती है। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा है, देखें थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देते हैं इसमें क्या लिखा है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। वैसे कहता ये है कि an analytical balance is a weighing instrument with a maximum capacity that ranges from, अब आपने ये चीजें जो ना, ये जो जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 ग्राम, तो ये चीजें बड़ी एहतियात से करनी है। 1 ग्राम टू फ्यू किलोग्राम्स, मतलब हमारा बैलेंस ग्राम में भी तोल सकता है और किलोग्राम में भी तोल सकता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हमने कोई चीज़ें बेचनी खरीदनी है और एक एक मन मतलब 20-20 40-40 किलो का वजन हमें नापना है, ऐसा नहीं है। हमारे बैलेंस बहुत ही जो होते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज होते हैं और बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे मिलीग्राम, ग्राम्स या थोड़े से किलोग्राम्स के लिए। तो ये आपने एहतियात अपने ध्यान में रखनी है। तो ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, किलोग्राम्स और ग्राम्स की। आगे लिखते हैं विद अ प्रिसीजन ऑफ एटलीस्ट 1 पार्ट इन 10⁵ एट मैक्सिमम कैपेसिटी। यहाँ पर कुछ प्रिसीजन का जिक्र भी है। असल में होता यह है कि जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते थे कि किसी भी क्या कहते हैं, जैसे वर्नियर कैलीपर था या सेक्रियो गाज था, उसके अंदर क्या होते थे, उसके अंदर लीस्ट काउंट होते थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, या फिर आप कह लें कि एक अनसर्टेनिटी यूनिट होता है, या आप वो उसमें ये मान लीजिए कि उसकी एक प्रिसीजन की या समझ लीजिए एक्यूरेसी की एक लिमिट होती है। तो बहरहाल मैंने काफ़ी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में मुख्तलिफ मालूमात हैं, जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा तो मैं साथ साथ आपको क्लास में बताता भी रहा हूँ कुछ ना कुछ, और आगे बताता भी जाऊँगा कि ये क्या होता है। यानी हमारी जो चीज़ें जो हम नाप रहे तोल रहे हैं वो कितनी प्रिसाइज हैं, तो वो लिखा होता है। जैसे कि भी आपने इंस्ट्रूमेंट पे पढ़ा हो या कहीं लिखा हो पढ़ा हो ±0.01, इसका मतलब है 0.01 की इसके अंदर क्या है, एम्बिगुइटी है, अबहम है। हो सकता है कि ये 0.01 ज़्यादा नाप रहा हो या हो सकता है 0.01 कम नाप रहा हो। तो ये जो आप पर नाप और तोल का जो ये एक छोटा सा पैमाना मैंने बताया कि भाई इतना एरर हो सकता है या इतना प्रिसाइज ये रिजल्ट दे सकता है, तो आपको उस लिमिटेशन में रहते हुए
काम करना पड़ेगा और साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट के एतबार से मजीद कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। तो ये आपके जहन में रहे कि जब भी कोई चीज़ तोल रहे हो, नाप रहे हो, तो कोशिश करें कि जितना हो सकता है वो मैक्सिमम प्रिसाइज रिजल्ट्स हों आपके पास। ठीक है, तो बहरहाल आगे चलते हैं। इसमें लिखा है नेक्स्ट के अंदर मैक्रो बैलेंसेस। मैक्रो मीन्स बड़ी क्वांटिटी नापने वाले। तो ये आपके पास मैक्रो बैलेंस के बारे में छोटी सी बात लिखी है। आगे लिखता है हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी रेंजिंग बिटवीन 160 टू 200 ग्राम्स। ठीक है, मतलब 160 टू 200 ग्राम्स। मेजरमेंट कैन बी मेड विद द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो आपको मैंने प्लस माइनस बताया, ये डेविएशन भी आपको नजर आ रही है। अब उनके सर डेविएशन से क्या मुराद है? भाई डेविएशन का मतलब है कि अगर प्लस माइनस 0.1 मिलीग्राम लिखा है तो मतलब है वो अगर 160 आपने तोल लिया उसके अंदर, तो हो सकता है कि 0.1 यानी वो रिजल्ट आपका 160 तो तोला है, आपको नजर आ रहा है, लेकिन हो सकता है वो 160.1 हो, या फिर हो सकता है 0.1 160 से कम हो। तो ये लिखता है इतने मिलीग्राम की उसके अंदर क्या होती है बेटा, एक मतलब लिमिट होती है कि ये आपको जहन में रखनी होती है कि इतना हम कम तोल रहे हैं या ज्यादा तोल रहे हैं। तो ये एक एहतियात की बात है। आगे लिखता है सेमी माइक्रो एनालिटिकल बैलेंस। ठीक है, सेमी माइक्रो, सेमी मतलब अधूरा, पहले ऊपर लिखा हुआ है मैक्रो, मैक्रो के बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है उसे कहते हैं माइक्रो। तो मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा, लेकिन अगर मैक्रो और माइक्रो के दरमियान को चलें तो फिर सेमी माइक्रो आ जाता है। तो यही लिखता है सेमी माइक्रो एनालिटिकल बैलेंस। मैक्सिमम लोड ऑफ 10 टू 30 ग्राम। चूंकि हम माइक्रो की तरफ जा रहे हैं तो पहले था हमारे पास क्या था 160, अब 160 और 200 छोड़कर क्या आ गया हमारे पास, ये 10 टू 30 ग्राम। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि पहले 160 से 200 ग्राम तोलने वाले बड़े क्वांटिटी वाले बैलेंस थे मैक्रो, और सेमी माइक्रो जो है वो 10 टू 30 ग्राम वाले हैं, और की प्रिसीजन काफी अच्छी मिलीग्राम। मतलब अगर आप 10 तोल रहे हैं तो हो सकता है कि वो 10.01 आप तोल रहे हो, या अगर आप यूं कह लीजिए कि आपने तोला है 10.02 या 10.23। अब यहां देखें फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 10.23, ये आपने 1 ग्राम तोल लिया है। तो ये है कि 10.23 में अगर प्लस माइनस 0 मिलीग्राम सोचें तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 0.01 इजाफी कर लें तो आपका तोला गया बैलेंस हो सकता है थोड़ा कम हो, यानी 10.22 हो। अगर आप 3 में से 0.01 निकाल देते हैं, और इसी तरीके से अगर ये भी पॉसिबल है कि अगर आप ये रकम प्लस करते हैं तो ये 10.23 बन जाता है 4। अब 10.23 तो आपने जितना आपसे अच्छा हो सकता था आपने कैलकुलेट किया, लेकिन उसके अंदर डेविएशन आ जाती है तो वो 0.01 इजाफी या कम भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम डेविएशन है, इससे हमारे रिजल्ट्स में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और ये बैलेंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, ज्यादा बेहतर है मैक्रो से। फिर चलते हैं, लेकिन छोटी क्वांटिटी के लिए, बड़ी क्वांटिटी जैसे नाप नहीं सकेंगे वहां पर इनकी लिमिटेशन आ जाएगी। फिर चलते हैं आखिरी बात की तरफ। जो आखिरी बैलेंस हमारे पास यहाँ पर है दैट इज माइक्रो एनालिटिकल बैलेंस, यानी ये बहुत कम मिकदार नाप लेता है। ठीक है, और लेकिन ये मिकदार कितनी है हमारे पास 1 to 3 ग्राम्स एंड प्रिसीजन ऑफ प्लस माइनस 0.001 मिलीग्राम। मतलब 0.001 इसमें क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा कि डेविएट हो जाएगा, और ये बहुत कम मिकदार है। जैसे मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं, सपोज कीजिए हमने तोल लिया 1.234 ग्राम्स। अब आप ये देख रहे हो कि 1.234 मैंने तोला है, चूंकि देखें गौर कीजिए 1 से लेकर आम दरमियान एक कॉल होती है 1.234, और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो हमारे पास लास्ट फिगर है डेविएशन या इस प्रिसीजन लिमिट के अंदर आ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये वाली बात मान लेते हैं कि ये आपके पास 0.001 अगर बढ़ जाए तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 4 की बजाय 5। ठीक है ना, 4 की बजाय क्या आ जाएगा 5, और अगर 4 आए तो आ जाएगा 3। तो ये आपके पास आंसर हो सकता है 1.345 या 13। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि हर एक बैलेंस का अपना एक स्टैंडर्ड है किस चीज को तोलने के लिए, और इसके साथ साथ
ये भी पॉसिबल होता है कि कभी कभी आपको क्या करना पड़ता है, मतलब डेविएशंस का ख्याल करना पड़ता है, वहां पर देखना पड़ता है कि ये जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं इसमें कितना एरर है या ये कितना डेविएट करता है रियल वैल्यू से, तो उसको भी आपको प्लस या माइनस करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को ये बात पहले बता दी गई है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो भूल गए आप, तो फिर मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि वो ये कि अगर ऐसा होता है ना तो फिर हम राउंड ऑफ करते हैं डाटा को, यानी स्टैटिस्टिकल डाटा को राउंड ऑफ करते हैं, और राउंड ऑफ के अंदर वो जो हमारे पास गलती का इम्कान होता है वो काफी हद तक दूर हो जाता है। तो बहरहाल ये था आपके पास टाइप ऑफ एनालिटिकल बैलेंस। यहाँ से एक्चुअली हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये जो सिलसिला है इस क्योंकि हमारे पास जो स्कीम ऑफ स्टडी है, ये स्कीम ऑफ स्टडी के मुताबिक हम पढ़ रहे हैं, पिछले टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक को हमने अब शुरू किया है, तो ये टॉपिक मजीद आगे की तरफ जाएगा, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफ़ी सारी बातें यहीं पर ही हैंडल कर दी जाएं। आप भी इसको बेटा ऐसा कीजिएगा, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं यही लिख दें, इतने भी काफ़ी हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं अगर मजीद कहीं से आप डिस्कवर करते हैं अपनी बुक्स, जैसे आपको जीडी क्रिस्टन की जो है वो आपकी रिकमेंडेड बुक है, उसके अंदर से भी इसमें काफ़ी हद तक से शामिल है, तो वो मजीद आप पढ़कर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इतना ज़रूर करें जितना आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ते रहेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा और आगे जाकर आपके पास लिमिटेशंस कम होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेने से आपको अगली जो बातें हैं वो भी अच्छी समझ में आ जाती हैं। तो बहरहाल आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट जो है वो इसका ही कंटिन्यूएशन होगा, नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह फिर कल होगा। तो अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।